मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग शुरू हो गई है। ऐसे में नेता विरोधी दलों को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ड्रग माफिया को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया बीजेपी सरकार चला रहे हैं। बीजेपी सरकार ड्रग माफिया को नहीं पकड़ती, सिर्फ निर्दोष को दोषी बनाकर जेल में बंद करती है। मध्य प्रदेश में चाचौड़ा विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने अब एक ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। हालांकि कई बार ट्वीट कर वो कांग्रेस को ही निशाने पर लेते रहे हैं, कमलनाथ सरकार को निशाने पर लेते रहे, लेकिन इस बार उनके निशाने पर शिवराज सरकार है और शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया सरकार चला रहे हैं। ड्रग माफिया पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि बेकसूरों को कसूरवार ठहराकर उन्हें सजा करा रही है। लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने मांग की है कि अगर लक्ष्मण सिंह के पास माफिया की कोई लिस्ट है तो उसे सार्वजनिक करें, बताएं कहां कितने माफिया हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि माफिया का पैसा लगाकर ही कमलनाथ सरकार गिराई गई थी। इस वक्त प्रदेश में ड्रग माफिया सबसे ज्यादा हावी है। सरकार अभी 4 महीने पहले तक 5 महीने पहले तक रही है। मार्च 20 तक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे हैं। तो इस दौरान ड्रग माफिया कौन कौन हैं, कहां कहां हैं, कैसे हैं, उनके जरूर नाम पते उनको पुलिस को देना चाहिए। कमलनाथ सरकार के दौरान पनपा पला बड़ा कोई भी माफिया क्यों ना हो, उसको कुचलने का काम, उसको नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार कर रही है। आज सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है और माफिया इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ड्रग्स खुलेआम बिक रही है और उसी के पैसे से चुनाव लड़ने की तैयारी करी जा रही है। माफियाओं की सरकार है, माफिया राज मध्य प्रदेश में है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और कहीं ना कहीं माफिया के संरक्षण में सरकार चल रही है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश का भविष्य खतरे में है। शिवराज सरकार माफिया चला रहे हैं, माफिया राज हावी है। लक्ष्मण सिंह आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट करके उन्होंने सरकार को घेरा है। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहला सवाल तो यही है, पहले कमलनाथ सरकार और कांग्रेस को ही घेरते रहे लक्ष्मण सिंह, इस बार शिवराज सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन जवाब जो बीजेपी की तरफ से आया कि कोई लिस्ट हो तो पुलिस तक पहुंचाएं, यह काम तो सरकार का है। देखिए, सरकार का काम है माफियाओं पर कार्रवाई करना, लोगों को चिन्हित करना कि आखिर कौन अवैध गतिविधियों में लिप्त है, शिकायत यदि होती है तो उस पर कार्रवाई भी करना। लेकिन यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और लक्ष्मण सिंह यदि सरकार को घेर रहे हैं तो यहाँ पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सरकार को घेरने वाले लक्ष्मण सिंह इसके पहले तक बीजेपी सरकार के अलावा अपनी पार्टी को ही घेरते नजर आए हैं वो। और कई बार उनके ट्वीट हमने देखे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर होते रहे हैं, ट्वीट करके वो कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका बीजेपी सरकार पर हमला करना ये बता रहा है कि कहीं न कुछ जो दाल में जो है वो काला जरूर नजर आ रहा है। या तो लक्ष्मण सिंह जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के किसी कह सकते हैं कि कोई काम वाम से नाराज हो, उनको कोई ऐसी जो है दिक्कत आ रही हो किसी काम में और इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही हो, या फिर वाकई उनकी नज़र में कोई माफिया हो और वो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही हो और इसलिए उनको ये ट्वीट करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी ने बड़े ही संतुलित अंदाज में इस पूरे ट्वीट को कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही मोड़ दिया और ये कह दिया कि 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी और इसलिए जितने भी माफिया की सूची देंगे लक्ष्मण सिंह हम सब पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं बीजेपी पर हमलावर होते हुए कांग्रेस भी ये कह रही है कि माफियाओं के पैसे से ही सरकार बनी है। कुल मिलाकर माफिया जिंदा है, लेकिन सियासत जो है उससे ज़्यादा तेज गति से चल रही है। प्रदेश में माफिया कोई भी हो, कैसा भी हो, वो जनता को परेशान करता है, नेताओं को कम परेशान करता है। माफियाओं से यदि सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को होती है आसिफ, तो वो जनता को होती है और परेशान भी जनता ही होती है। और थाने में जब जनता पहुंचती है, आम जनता पहुंचती है, तो थाने में उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है ये सबको पता है। ऐसे स्थिति में यदि माफिया से सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो वो जनता है। लेकिन सियासत करने वाले राजनेताओं को माफियाओं से कोई डर नहीं होता है, लेकिन वो इस आड़ में ज़बरदस्त तरीके की राजनीति भी करते हैं और बयानबाजी करते हैं। और यही कारण है कि लक्ष्मण सिंह ने माफियाओं के बहाने बीजेपी की सरकार पर जरूर हमला कर दिया है और इसलिए अब राजनीति करने का मौका दोनों ही राजनीतिक दलों को मिल गया है।
नहीं विवेक, पहले खनन माफिया का जोरों शोरों से कांग्रेस ने जिक्र किया कि अवैध खनन नहीं रुक रहा है। इस पीरियड में भी जब खनन बंद रहता है तो उस दौरान भी जम के खनन हो रहा है। अब ड्रग माफिया का एक नया एंगल लक्ष्मण सिंह लेकर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए ड्रग माफिया सुर्खियों में आ गया या दरअसल वाकई ड्रग माफिया पैर पसारे हुए है, हावी है? आसिफ, मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो ड्रग्स को लेकर और इसकी उपयोगिता और इसकी जो कह सकते हैं कि उपयोग जो है प्रदेश में, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा होगा, कई जगह इसका उपयोग जो है हो रहा है। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि सबसे ज़्यादा जो हाईवे के किनारे जो खासकर जो AB रोड जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है जिन जिलों से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बड़े महानगरों में भी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले दिनों एक बात और सामने आई थी कि चाहे इंदौर हो या भोपाल हो, ये बड़े शहर जहाँ पर हुक्का लाउंज या अन्य तरह की गतिविधियाँ चलती है, वहाँ पर भी चोरी छिपे जो है ड्रग जो है लिया जाता है, ड्रग का इस्तेमाल होता है। ऐसी स्थिति में सरकार भी और कल खुद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी SP और कलेक्टर को निर्देशित भी किया है कि ड्रग को लेकर कहीं भी कोई भी या फिर अमानक पदार्थ हो या फिर अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। इसका मतलब सरकार के पास इनपुट है कि प्रदेश में कहीं न कहीं इस तरह का जो है व्यवसाय या इस तरह की संलिप्तता जरूर देखी गई है और इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जो बात कह रहे हैं वो मुंबई की यदि घटना से जोड़कर, यदि बात को जोड़कर यदि मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साध रहा है तो इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई इनपुट जरूर है और ऐसा धंधा कहीं ना कहीं या ड्रग को लेकर कहीं ना कहीं उनके पास कोई जानकारी जरूर होगी, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया विवेक किस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से चयनित शिक्षकों ने आज मुलाकात की। शिक्षकों ने सिंधिया से जल्द नियुक्ति कराने की मांग की है और कहा कि अगर नियुक्ति नहीं हुई तो 30,000 चयनित शिक्षक उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। सिंधिया ने CM से बात कर जल्द नियुक्ति कराने का आश्वासन भी दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर पहुंचे तो वहां चयनित शिक्षकों ने उनसे मुलाकात की है। शिक्षकों ने सिंधिया से जल्द नियुक्ति कराने की मांग की और कहा है कि अगर नियुक्ति नहीं हुई तो फिर 30,000 चयनित शिक्षक यानी चुने हुए शिक्षक उपचुनाव का बहिष्कार कर देंगे। सिंधिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्द नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया है, जल्द CM से बात करेंगे, ये भरोसा उन्होंने चयनित शिक्षकों को दिलाया है। आज ग्वालियर की जनता होने के नाते आज हम अपने महाराज से मिलने आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे महाराज हमारी बात सुनेंगे और सरकार को इस चीज़ के लिए राजी करेंगे कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 2011 में पहले भर्ती निकली थी, उसके बाद ये 18 में निकली है। सालों तो हमारी केवल इस प्रक्रिया में ही निकल जाता है। हम क्या करें? हमारे घर वाले कब तक हमारा खर्चा उठाएंगे? तो ग्वालियर में चयनित शिक्षकों ने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा, मांग की कि वो चयनित शिक्षक हैं और ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए ताकि उन्हें भी सैलरी मिलनी शुरू हो, पैसा मिलना शुरू हो। उनका कहना है कि इतना लंबा वक्त बीत गया, अब तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, घर वाले कब तक उनका खर्चा उठाएंगे। और ऐसे में अब चुनौती यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है कि नई सरकार में कितनी जल्दी वो इस बड़ी मांग को पूरा करवा पाते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जी मीडिया संवाददाता, ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने क्योंकि संविदा शिक्षाकर्मी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और ये चयनित शिक्षक, इन्हीं सब की बात लेकर कमलनाथ पर किसी दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोल दिया था, कहा था कि इनकी सुनिए वरना सड़क पर आ जाऊंगा। और आज एक बार फिर यही वर्ग ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग करा रहा है कि आप ही अब नई सरकार में हमारी नियुक्ति कराइए। बजट के टोटे के इस दौर में सरकार पर अब सिंधिया कितना दबाव बना पाएंगे, ये देखना पड़ेगा।
देखिए आसिफ, जिस तरीके से आपने कहा कि ये वही मुद्दे हैं जिनको लेकर एक कभी जो था सिंधिया कमलनाथ जी की सरकार को घेरा करते थे, और यही वो मुद्दे थे जिनको लेकर वो सरकार से अलग भी हुए। तो ऐसे में जो लोग हैं, चाहे अति शिक्षक संघ के लोग हों, चाहे अति विद्वान हों या चयनित शिक्षक संघ के लोग हों, इनकी भी जो पूरी उम्मीदें हैं वो जो था सिंधिया पर ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनकी मांगों को लेकर वो सरकार से अलग हुए तो निश्चित तौर पर जो नई सरकार में शामिल हुए हैं तो यहाँ उनकी मांगें पूरी होंगी। यही कारण है कि जब जब जुता सिंधिया का दौरा होता है, ये लोग, ये संगठन जो है शिक्षक संघ के, वो उनको अलग अलग जगह पर मिलते हैं और उनको ज्ञापन भी सौंपते हैं। आज भी चयनित शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ उनके महल में पहुंचा था और उनसे अपनी बात कही और कहा है कि 2 साल पहले से हम लोग चयनित होकर बैठे हुए हैं, वेरिफिकेशन तक हो गया लेकिन नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि जुता सिंधिया जी उनकी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो आने वाले समय में चयनित शिक्षक संघ के जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 30,000 है और वो कहीं ना कहीं आने वाले उस समय में उपचुनाव में बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसके पहले अति शिक्षक संघ भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि वो बहिष्कार करेंगे। तो चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। हर बार जो है वो बजट में कटौती की जा रही है, चाहे विभिन्न मदों की बात करें या विभिन्न विकास कार्यों की बात करें, लेकिन ये अंचल वो अंचल है जहाँ से चुनाव होने हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता हैं जिनके की अधिकांश जो समर्थक हैं वो चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में अब सिंधिया के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सरकार से वो मांगे मनवा पाएं, और वही उसी तरफ सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर वो सिंधिया की मांगे मानते हैं तो सरकार पर जो आर्थिक बोझ आएगा उसका बैलेंस कैसे बनेगा, क्योंकि पहले से ही सरकार जो है वो काफ़ी कर्ज में दब चुकी है, या ये कहें कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो नई नियुक्तियां कर पाएं। लेकिन चुनाव सर पर हैं, चुनाव के समय अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी विरोध जो है वो बीजेपी को भी झेलना पड़ सकता है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है इस वक्त मौजूदा सरकार पर, और उसमें जब कमलनाथ सरकार आई थी तब ये कर्ज और बढ़ गया था। ये तो वो आंकड़े हैं जब शिवराज सरकार चली गई थी। शैलेंद्र, तब जबकि मध्य प्रदेश में कई संभागों के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि जल्द मदद पहुंचाई जाएगी, मुआवजा दिलाया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आर्थिक बजट पर भार आने वाला है, और ऐसे में सिंधिया जब ये मांग शिवराज सरकार के सामने रखेंगे तो दरअसल ये मैटर अकेला सिंधिया या सिंधिया के समर्थकों का नहीं है, क्योंकि अब वो बीजेपी का हिस्सा है और अगर उनके प्रत्याशी हारे तो फिर यहां भी सरकार का टोटा पड़ सकता है। मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मांग तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और जिस तरीके से आपने एक तो बताया बाढ़ का, इसके अलावा तीसरी चीज और है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार गठन हुआ उस समय कोरोना का संक्रमण यहाँ पैर पसार चुका था, और यही कारण है कि उद्योग धंधे से लेकर तमाम जो रोजगार के साधन थे वो भी ठप पड़ गए और सरकार की जो आय थी वो भी ठप पड़ गई। तो एक तरफ तो सरकार की आय ठप पड़ी, दूसरी तरफ से जिस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नए संसाधन खरीदने पड़े, नए संसाधन डेवलप करने पड़े, उस पर सरकार ने पैसा खर्च किया, बाढ़ आ गई, अब इसका मुआवजा देना है। और ऐसे में तमाम जो संगठन हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, चाहे वह कर्ज माफी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि फसल बीमा राशि का भी पैसा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में डालने की बात कही है। आगामी 7 या 8 सितंबर को एक जो कार्यक्रम के माध्यम से लगभग जो बड़ी एक राशि है जो उनके खातों में डाली जानी है। तो किसान और जो इस तरह का वर्ग है जो नौकरी के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है, और यही वो निर्णायक वोट है जो आने वाले समय में ये तय करेगा कि 27 सीटों का सरताज आखिर कौन होगा। और यदि बीजेपी चाहती है कि ये सारे लोग उनके साथ खड़े नजर आए, क्योंकि जिन चीजों को लेकर सिंधिया सड़कों पर थे उनकी तो बात अब कहीं ना कहीं सरकार को माननी होगी। यदि नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाने की संभावनाएं हो सकती हैं। 6 सितंबर को 4,500 करोड़ की राशि का भुगतान भी किसानों को होना है। मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। आशीष जी, बड़ी भारी चुनौती आ गई बीजेपी के सामने। वो वर्ग जो सिंधिया से मांग करता था, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, चयनित शिक्षक की जल्द से जल्द नियुक्ति हो, और कमलनाथ सरकार में जिन सिंधिया ने कह दिया कि इनको नियुक्ति अगर नहीं मिली तो सड़क पर उतरूंगा, तो अब एक बार फिर यही वर्ग ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गया और कह रहा है कि शिवराज सरकार से नियुक्ति दिलाइए। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। व्यक्ति उसी मंदिर जाके अपनी मनोकामना रखता है जहाँ पे मालूम होता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, और निश्चित ही मध्य प्रदेश में जितनी भी एक अव्यवस्थाएं हैं या जितनी भी मांग हैं उनको पूरा करने के लिए बड़ी हम गंभीरता से देखा होगा कि अब सब विद्यार्थियों के विषय में जब ये बात आई कि सरकारी नौकरी में प्राथमिकता होगी, तो निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम था
तो इस तरह के जितने भी जो आप शिक्षक संघ की जो बात कर रहे हैं वो मिले हैं, तो उनकी विचारों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और निश्चित ही कोई ना कोई उनको राहत दी जाएगी। आशीष जी, आपने कहा मंदिर में वही मनोकामना रखी जाती है जहां उम्मीद होती है कि पूर्ण होगी। 2.5 साल से हो गए इस मनोकामना को सर। पहले आपकी सरकार थी, फिर बीच में 1.25 साल कमलनाथ सरकार आ गई, अब आप फिर लौट आए हैं, 6 महीने आपको फिर हो गए, तो मंदिर से सुनवाई कब होगी? महीने में तो आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी प्लानिंग थी, वो सब ध्वस्त कर दी गई थी। तो जब से शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये एक और हम कोरोना से लड़ रहे हैं, अर्थ की जो तंगी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंबल भी चालू कर रहे हैं, चंबल एक्सप्रेसवे को प्रारंभ कर रहे हैं, मेधावी छात्र योजना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे सारे के सारे जो काम जो 15 माह की सरकार में ठंडे बस्ते में पड़े थे, उनको गति देने का काम प्रारंभ हो। मैं आशीष जी लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष जी आप बने रहे मेरे साथ। जेपी धनोपिया साहब, ये वही वर्ग है, वही शिक्षक गण है, वही गुरुजन है जिनके हकों की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की बात कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही थी, फिर आपका साथ छोड़कर चले गए। आज वही वर्ग एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला है और कह रहा है कि नई सरकार में हमारी मांग पूरी कराइए। आसिफ भाई, इसीलिए लोगों का राजनीति में विश्वास कम हो रहा है, राजनीतिकों से विश्वास कम हो रहा है। करनी और करनी बड़ा अंतर होता है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में रहे हो। उन्होंने अपने मतलब के लिए लोगों को यूज किया था। शिक्षा कर्मियों से कहा कि उनकी पूरी नहीं होंगी, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं सड़क पर उतराऊंगा, इसलिए मैं सड़क पर उतर आया। अरे भाई, आपकी करनी करनी में कितना अंतर है। आज आप 6 महीने हो गए, राज्यसभा में मेंबर भी आप बन गए हैं, आपके सारे अनुमान पूरे हो गए हैं, सारे आपके जो विधायक थे सारे, चाहे पात्र थे, अपात्र थे, कुपात्र थे, सब मंत्री बन गए हैं। सारी सरकार आपकी जेब में रखी है, इसके बाद भी गरीबों के लिए आपने एक भी काम नहीं किया। अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई काम नहीं किया। इससे साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ अपने मन की अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपने सरकार को गिराकर अपने बदला चुकाने के लिए काम किया था। और अभी मेरे मित्र जो बोल रहे थे कि हमारे काम कर रहे हैं, कोरोना में कर रहे हैं, कोरोना में बर्बाद कर रहे हैं। साहब, ग्वालियर में कल कितने निकले हैं पूछिए। मध्य प्रदेश की हालत कहाँ पहुंच गई है? 65,000 लोग कोरोना के मरीज हो चुके हैं। रोज लोगों की हालत खराब हो रही है, कोरोना के इलाज नहीं हो रहे हैं, केंद्र से राशि मिल रही है, उससे भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों के लिए पीडीएस से गेहूं की एक चावल जो दिए जा रहे हैं, वो मुर्गी पालन केंद्र के दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या इनकी स्थिति है? पूछ लेता हूं धनोपिया साहब, सिंधिया हो चाहे कोई हो। आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आशीष जी, मेरे सवाल के जवाब में आप ही ने कहा कि आर्थिक चुनौती से भी सरकार जूझ रही है और आर्थिक संकट भी, उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो जब आर्थिक संकट है, प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, मुआवजा बंटना है, किसानों को राहत राशि जानी है, और उसके बाद ये जो एक मांग है, इसे पूरा करने में आपका बहुत बड़ा अर्थ खर्च होगा, बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, कैसे करेंगे मांग पूरी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि 15 माह में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक ही डायलॉग कमलनाथ अपने एसी के कमरे से निकल के मारते थे कि खजाना खाली है। और वही 23 मार्च के बाद जब से शिवराज जी ने सरकार संभाली है, तब से 29,000 करोड़ हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं। यानी कि निश्चित ही है कि वो सरकार 15 माह की नकारा थी। और कहते हैं कि जब राजा परोपकारी होता है तो ईश्वर भी मदद करता है। तो निश्चित ही जितनी भी मध्य प्रदेश की मांगे हैं, उनको सभी को पूरा किए जाने पर गंभीरता से विचार की जा रही है। ठीक, आशीष जी बहुत शुक्रिया, बहुत खत्म हो गया। धनोपिया साहब बहुत शुक्रिया आपका। आशीष जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर वाकई राजा परोपकारी है और ईश्वर का साथ है, तो फिर चूंकि मांग कमलनाथ सरकार के वक्त की नहीं है, नियुक्तियां पहले हो चुकी थी, तो फिर नियुक्ति पहले क्यों नहीं दे दी गई, ये सवाल उठेगा। एक छोटे से ब्रेक के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी किसी को निपटाने के लिए नहीं, बल्कि अंचल के विकास के लिए चुनाव लड़ेगी। वहीं कमलनाथ के प्रस्तावित दौरे पर सिंधिया ने कहा, हम अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास रखते हैं, वो आएंगे तो उनका स्वागत है। हमारी सोच विचारधारा किसी से निपटने की नहीं है। हमारी सोच विचारधारा है आपकी विकास, आपकी प्रगति। इस ग्वालियर चंबल संभाग के करीब 2.5 करोड़ लोगों का विकास और उत्थान हो पाए, ऐसी योजना के तहत हम अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम में वो कटुता नहीं है तो कमलनाथ जी का कि जो ये कह रहे हैं ना, निपटाओ, ये करो, वो करो। अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उनका स्वागत किया जाएगा, और जब चुनाव का समय आएगा तो जनता उचित निर्णय लेके उन्हें यहां से भेजेगी।
मध्य प्रदेश में गाय को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा गौ हत्या हुई। कांग्रेस ने गौ सुरक्षा को लेकर सिर्फ बयानबाजी की, काम कुछ नहीं किया। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में एक भी गौशाला नहीं खोली गई, लेकिन कांग्रेस के 15 महीने में हजारों गौशालाएं खोली गई। कुणाल चौधरी ने कहा कि गाय की हत्याएं बीजेपी सरकार में होती रही हैं। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कई लोग गौ तस्करी करते हैं। देखिए, गौशाला के लिए, गाय के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे, वो वादे से ही अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने मंदसौर निवाड़ क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई है और हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि जहाँ पर भी लोग, निजी संस्थाएं भी या स्वयंसेवी संस्थाएं भी अगर गौशालाएं बनाएंगी तो सरकार उसमें अनुदान, सरकार जगह उनको देगी। ये भी हम लोगों ने पहले तय किया था। भूपेंद्र सिंह जी जिस प्रकार से सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, 15 साल देख लें, उस 15 साल में अगर एक भी गौशाला खुली और इस 15 महीने में देखें हजारों कितनी गौशालाएं खुली है। स्पष्ट है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और अपनी गलतियों को दबाने का काम करो। ये गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। गाय की सेवा सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है।